बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व होगी, उसको भी हमने समझना है। टाइम ज़ाया किए बगैर इसको हम स्टार्ट करते हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 44 है फर्स्ट ईयर का। सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन बहुत आसान है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, आपने उसको बेंड करना है और बेंड करके उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाना है। दोबारा देखें, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, इसको आपने सर्कुलर पाथ में अगर करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको उसके अगेंस्ट उससे परपेंडिकुलर फोर्स लगानी है। जब आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट इधर जाना चाहता था, परपेंडिकुलर फोर्स उसको इधर खींचेगी, ठीक है। और अगर ये दोनों फोर्सेज इक्वल है तो वो ऑब्जेक्ट हर पॉइंट में मुड़ेगा तो वो किस में मूव करेगा, सर्कल। एक स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड करने के लिए 90 डिग्री पे आपको एक फोर्स लगानी पड़ती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स दी सेंटर होती है, इसलिए हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मल स्ट्रेट पाथ ऑफ द पार्टिकल इनटू सर्कुलर पाथ। ये इसकी क्वेश्चन है जो हमने डिराइव करनी है। ये इस फॉर्मेट में भी है और इस फॉर्मेट में भी है। ये लीनियर हिसाब से और ये एंगुलर वे से, एम बी स्क्वायर ओवर आर या एम आर ओमेगा का स्क्वायर। The centripetal force changes the direction of the velocity, यही बात याद रखिएगा, and produces centripetal acceleration and directed towards the center of the circle। इसका मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करती है। तो याद रखिएगा, अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने एक ही बात पढ़ी है कि वेलोसिटी चेंज होती है अगर उसकी मैग्नीट्यूड चेंज। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आपने किक लगाई फुटबॉल को, उसकी मैग्नीट्यूड 0 से 1 2 3 4, आपने कहा वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। एक दूसरा वेग भी है, और वो क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली सर्कल में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली, तो वहां पे तो उसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रही, फिर लेकिन उसके हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज ना, मैग्नीट्यूड चेंज ना भी हो, अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, तब भी हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई है। अभी तक ये जो आपने जहन में ये कंसेप्ट रखा हुआ है कि फुटबॉल की जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी की 0 1 2 3 हुई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुई, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चेंज हुई तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, डायरेक्शन चेंज हुई तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, दोनों चेंज हुई तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जहां से आप सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करते हैं, उसमें उस वेलोसिटी की, उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई है। क्योंकि दोनों में से कोई एक भी चेंज हो जाए, तो जो पुरानी आपने एक स्टोरी याद रखी होती है उसमें थोड़ा सा ये इजाफा करते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, क्योंकि वो जो चेंज है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, इसलिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर होगी। तो ये पॉइंट मैं आगे भी बताऊंगा। दूसरा, सेंट्रीपिटल फोर्स बजाते खुद कोई फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक क्राइटेरिया है। एक ऑब्जेक्ट ने अगर सर्कल में मूव करना है तो वहां पे आपने ये कंडीशन प्रोवाइड करनी है। कार ने अगर रोड, एक सर्कल में एक रोड बनी हुई है, उस पर वो जो है ना अगर रोटेट करना जो है ना वो सर्कुलर फॉर्म में अगर वो मूव करना चाहता है, हमने ये देखना है कि वहां पे रेडियस कितना है, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ठीक है, और उसको कितनी वेलोसिटी के साथ आपने घुमाना है, ठीक है। वहां पे फिर फ्रिक्शन की फोर्स देखेंगे, वो ये बताएगी कि भाई ये इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकती है। अगर वो इतनी प्रोवाइड नहीं करती, फिर ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कल में मूव करवाए, फिर उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जमीन घूम रही है सूरज के गिर्द, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड बिटवीन सन एंड अर्थ। चांद जमीन के गिर्द घूम रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ। तो देखें, जो फोर्स वहां होगी वो फिर एक्ट करेगी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये है सिर्फ इसकी डेफिनेशन। अब ये डेरिवेशन कैसी होगी, इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, उसको हमें समझना है जी। जहां मोशन की बात होती है, एक्सेलरेशन की बात होती है, फोर्स की बात होती है, तो आप न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, F इक्वल्स टू एम ए। अब यहाँ पे इस डायग्राम को, ये डायग्राम आपने एटलीस्ट 3 से 4 दफा बनानी है। मैंने जब भी ये चेक किया, स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। गलतियां क्या होंगी वो भी साथ बता देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पे,
थोड़ी देर बाद वो चला जाता है पॉइंट बी पे। अगर वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है, ऐसे समझ लें मैंने एक पत्थर बांध लिया रस्से के साथ और उसको ऐसे घुमा रहा हूं ऐसे, अगर ये रस्सा यहाँ पे टूट जाए इस जगह पे, उसका जो रेडियस है वो आर है, अगर टूटता है तो ये आपका जो पत्थर है वो टेंजेंशियली ऐसे बाहर निकल जाए। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अगर पॉइंट ए पे हम चेक करना चाहें तो रस्से को यहाँ से तोड़ दें, जैसे टूटेगा पत्थर ऐसे बाहर चला जाएगा टेंजेंशियली, टेंजेंट डायरेक्शन। टेंजेंट किस चीज को कहते हैं, ऐसी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करके जाए। तो पॉइंट ए पे अगर रस्सा टूटता है तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी v1, और अगर पॉइंट बी पे जाके टूटता है तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी इस तरह v2। अब ये बनाते हुए स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई ऐसे लाइन ड्रा कर देता है, कोई ऐसे लाइन ड्रा करते हैं, ये सारी गलत है। आपने यहाँ टेंजेंशियली ड्रा करनी है ऐसे, यानी एक लाइन को टच करके, चाहे नीचे भी थोड़ा सा बना दो, अंदर नहीं बनाएंगे। पॉइंट ए पे ये देखेंगे टेंजेंशियली, ये देखिए एक लाइन को टच करके जा रही है, पॉइंट ए पे v1 की डायरेक्शन ये है। दूसरी चीज v1 और v2 वेक्टर दोनों को देखें, इन दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, मैग्नीट्यूड इन दोनों की क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस ऑब्जेक्ट को आप सर्कल में मूव करवा रहे हैं उसको यूनिफॉर्मली मूव करवा रहे हैं। जब ये यूनिफॉर्मली मूव करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब इनकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी। तो यहां पर आप जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखें यहाँ डायरेक्शन इधर थी, इधर देखें डायरेक्शन इधर, मैग्नीट्यूड दोनों की क्या है, सेम है, क्योंकि हम यूनिफॉर्मली मूव करवा रहे हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। पॉइंट ए पे एक ऑब्जेक्ट का रेडियस आर है, अगर ये यहाँ पे रस्सा टूटता है तो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करने की बजाय इधर बाहर जाएगा, तो ये डायरेक्शन हमें मिल गई। पॉइंट ए पे इस वेलोसिटी को हमने नाम दे दिया v1 का। और अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं टूटता, यहाँ पे जाके टूट जाता है, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, ये क्या कहलाएगी, v2। रेडियस यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर, ए और पी के दरमियान का डिस्टेंस जो है ना वो ए बी कहलाएगा। अब हम ये कहते हैं क्योंकि यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है, इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन का जनरल फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा टी जो है ये इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, क्योंकि आप वेलोसिटी पढ़ते हैं ना डिस्टेंस ओवर टी के, तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा, डेल्टा एस ओवर वी। तो आप यहाँ पे ए इक्वल टू, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ना डेल्टा वी उसी तरह आ गया। इस डेल्टा टी की जगह ये लिखिए, दोबारा देखें, डेल्टा टी की जगह क्या लिखूंगा, डेल्टा एस ओवर वी। ये डेल्टा एस ओवर वी, वी ऊपर आ गया। ए की इक्वेशन क्या बन गई, वी डेल्टा वी ओवर डेल्टा एस। कुछ समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है, ठीक। अब हम इसको अगर किसी चीज के इक्वल ले आए तो ये मैथमेटिक्स हमने आगे करनी है। वो कहता है कि अब एक और दो ट्राइंगल्स लें, एक को आप नाम दे दें डेल्टा पी क्यू आर का, और एक ले लें डेल्टा ओ ए बी। ये देखें ओ ए बी तो आपके पास यहाँ मौजूद है, ये ट्राइंगल है ओ ए और बी। ओ ए बी में ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, यहाँ एंगल क्या होगा, थीटा, यहाँ हम लिख लेंगे एंगल थीटा, ठीक है। इसके सामने वाली, इस ओ के सामने वाली जो साइड है इसको आप क्या नाम देंगे, ए बी का। ये क्या है ओ ए और ये क्या है ओ बी। अब मुझे ये बताएं इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये जो हम कंसीडर कर रहे हैं इसमें ओ ए और ओ बी ये दोनों सेम है या नहीं है। देखिए यहाँ भी रेडियस आर है, यहाँ भी रेडियस आर है, इसका मतलब है ओ ए और ओ बी दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। और इसके सामने वाली क्या है, ए बी, ठीक हो गया। दूसरी ट्राइंगल वो कौन सी ले रहा है, दूसरी उसने एक और ली है, उसमें वो कह रहा है कि सपोज कर लें हमारे पास ये v1 है, ये v1 था, ये v2, इस v2 को पकड़ के यहाँ पे ले हैं इस जगह पे, ये देखें ना, यहाँ से पकड़ा, इसका इक्वल वेक्टर यहाँ पे बना, ये ऐसे जो है ना इसका डेल्टा v बन जाएगा। ये देखें ये v1 ये v2, ये उसको पकड़ के मैं यहाँ ले आया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। अब v1 और v2 यानी p q, इसको अपनी तरफ से नाम दे दिया, ये p, ये पॉइंट q, ये पॉइंट r। अब आप बताएं p q और p r ये भी दोनों सेम है या नहीं है। देखिए अभी हम क्या कह रहे थे कि मैग्नीट्यूड जो है ना वो चेंज नहीं हो रही। अगर पॉइंट ए पे भी ऑब्जेक्ट पत्थर बाहर जाता है तो उसकी वेलोसिटी v1 होगी, और यहाँ भी v2, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड दोनों की पॉइंट ए और पॉइंट बी पे क्या होगी, सेम होगी, तो इसलिए v1 और v2 इनकी मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं होगा। तो v1 और v2 इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ भी v लिख सकता हूँ, यहाँ भी v लिख सकता हूँ। इसके सामने वाली जो साइड है उसको मैंने क्या नाम दिया हुआ है, डेल्टा बी का। क्या नाम दिया हुआ है, डेल्टा बी का। इन दो ट्राइंगल से मैंने क्या कहानी सीखी, यहाँ से ड्रा भी कर देता हूँ दोबारा। एक ट्राइंगल जो है ना मेरे पास, कोशिश कर रहा हूँ बनाने की,
ये आपने, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये था O, ठीक है, ये समझ लें A है और ये है B, ठीक है, ये रेडियस R, ये भी रेडियस R। तो OA और OB ये दोनों सेम है। इसी तरीके से ये है V1 और ये है V2, ये दोनों सेम है, तो इसको भी V लिखूंगा, इसको भी V लिखूंगा। ये क्या आ गया P, ये क्या आ गया Q और ये क्या आ गया R, ठीक है। अब इन दो ट्राइंगल से हमने क्या सीखा, वो कहते हैं वो ट्राइंगल आर आइसोसेलेस व्हिच हैव टू साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस वो होती है जिनकी ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये वाली ये इक्वल हो। ये देखिए यहाँ पे भी ओ ए और ओ बी ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। यहाँ भी आर पी और पी क्यू यानी ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। दोनों ट्राइंगल्स में हमने ये चीज समझी भी है। अगर ये साइड्स इक्वल है तो फिर ये वाला जो फार्मूला होता है क्यू आर ओवर पी क्यू, अब देखें क्यू आर ओवर ये एंगल के सामने वाली साइड, इस बात को दोबारा सुन लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंगल के सामने वाली साइड और कोई एक साइड, इन दोनों की रेशो से, इन दोनों की रेशो क्या होगी, यानी आप ऐसे समझ लें कि मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं यहाँ पे 2, यहाँ पे वैल्यू आ गई 2, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको 4, ठीक है। अब रेशो निकालें 4/2 कितनी आ गई रेशो, 4/2, आंसर आ गया 2, ठीक है। अब इधर जो है ना ये है 3, ये है 3, ये हो गया आपके पास 6। अब 6/3 करें कहीं एक से, 6/3 आंसर क्या आ गया। हालांकि ये और है ये और है, लेकिन एंगल के सामने वाली और कोई एक साइड, इन दोनों की रेशो इधर भी और इधर भी दोनों की क्या आएगी, सेम आएगी। तो इस कहानी से, इस कैलकुलेशन से, ये आपने नहीं करनी, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। तो क्यू आर ओवर पी क्यू इक्वल टू ए बी ओवर ओ ए, ये देखें डेल्टा वी ओवर वी इक्वल टू डेल्टा एस, ये देखें क्यू आर ओवर पी क्यू इक्वल्स टू ए बी ओवर ओ ए। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, उसको भी हम साथ सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या, ये जो हमारे पास ए बी है वो तो यहाँ पे है अंदर, और सर्कुलर मोशन तो ये बाहर है, ये फिर ये प्रॉब्लम तो रह जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल जो है वो ये बन रही है, हमें ये वाली चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा, ए और बी को क्लोज ले आऊँगा। ये देखें ये ऐसे है जैसे ये हमारे पास हो गया ये लाइन और ये आगे कर्व। मैं चाहता हूँ ए और बी इन दोनों के दरमियान ये कर्व और ये इकट्ठी हो जाए, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इन लाइंस को बहुत करीब करना होगा। ये देखिए अब कम हो गया ना, इसको और करीब करें आप, ये कर्व और इसमें कोई फर्क नहीं। और ये कब होगा, जब आप टाइम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो फिर ए बी और इस कर्व में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये एस है आपका, ये एस है, और ये क्या है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए बी और एस में कब फर्क खत्म होगा, जब डेल्टा टी इस्तेमाल करेंगे तो ए बी और एस ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर आप ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, इस ए बी की जगह आप एस लिखेंगे। और क्यू आर किस चीज की इक्वल है, डेल्टा वी के, नजर आ रहा है। और पी क्यू किस चीज की इक्वल है, वी के, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड दोनों को क्या है, सेम है। अब देखें आपके पास जो इक्वेशन है, मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ इसको। ये देखें ये हमने ए बी की जगह क्या लिख दिया, एस लिख दिया, डेल्टा वी ओवर वी। ये देखें डेल्टा वी ओवर वी इक्वल टू ए बी की जगह एस, और ओ ए की जगह हम क्या लिखेंगे, आर। ये देखिए ओ ए किस चीज की इक्वल है, आर जी। तो डेल्टा वी ओवर वी इक्वल टू डेल्टा एस ओवर आर, ठीक है। अब यहाँ से डेल्टा वी की क्वेश्चन निकालिए, ये इसके साथ अटैच नहीं है, ये अलग है, इसको नीचे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से डेल्टा वी किस चीज की इक्वल आ जाएगा, ये भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा वी इक्वल टू वी डेल्टा एस ओवर आर, ये डेल्टा वी आपने निकाला, ये डेल्टा वी है। इस डेल्टा वी को आप इस जगह पुट करें, इस जगह जब इस जगह पुट करेंगे, ये डेल्टा वी पुट किया आपने, ये डेल्टा वी आ, यहाँ से डेल्टा एस कैंसिल, ये किस चीज़ की ओर आ जाएगा, वी स्क्वायर ओवर आर। और एक्सेलरेशन क्या होता है, मास को फोर्स क्या होती है, मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है
क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर है एक्सेलरेशन, तो इसलिए ये फोर्स क्या कहलाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। एम ए, इसको सिंपल मैथ से मल्टीप्लाई कर दिए, क्वेश्चन बन गई एम बी स्क्वायर ओवर आर। और अगर आप वी की जगह आर ओमेगा लिखें, जो आपने प्रूव किया हुआ है, वी का स्क्वायर किस इक्वल आ जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर आर का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या बच जाएगी, एम आर ओमेगा का स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्मेट में। ये इक्वेशन थी जो हमने डिराइव कर रही थी, इसमें एक मैथमेटिक्स है जिसको आपने समझना भी है और बार बार करना है। तो मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है, मैग्नीट्यूड v1, पॉइंट पी पे है तो v2, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे यूनिफॉर्मली, तो इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होगी तब ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा। डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, डेल्टा टी की जगह मैंने डेल्टा एस ओवर वी लिखा, ये वी ऊपर चला गया, ये क्वेश्चन आ गई। अब मेरी सारा टारगेट है नेक्स्ट डेल्टा वी को मैयर करना, उसके लिए मैंने मैथमेटिक्स बढ़ा दी। मैंने दो ट्राइंगल्स ले ली, एक ये वाली ओ ए बी, ठीक है, और एक ट्राइंगल यहाँ से लिए, इस वी टू को यहाँ ले आए, ये वी टू ये वी वन, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, डेल्टा। फिर मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि मैग्नीट्यूड सेम है, तो पी क्यू और पी आर ये सेम है। इसी तरीके से ओ ए और ओ बी भी सेम है, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो यहाँ से मैंने क्या सीखा कि सामने वाली एंगल के सामने वाली और कोई एक साइड, इनकी रेशो इधर भी और इधर भी, उन दोनों की रेशो की वैल्यू क्या निकलेगी, सेम लिखेगी। ये मैंने वैल्यू उससे भी पुट किया, तो क्यू आर ओवर पी क्यू इक्वल टू ए बी ओवर ओ ए। फिर मसला क्या आ रहा था कि मेरे पास ये जो कर्व है वो बाहर बन रही है एस, और ए बी जो है वो अंदर है। तो ए बी और एक्स कब इक्वल होंगे, जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू, ये देखिए डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तब ए बी को मैं क्या लिखूंगा, एस लिखूंगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई, डेल्टा वी ओवर वी इक्वल टू, तो ए बी की जगह क्या लिख दिया, डेल्टा एस ओवर आर। इस वी को इधर ले जाए, इसको नेक्स्ट नीचे लाइन में लिखना है आपने, ये वी इधर चला गया, तो डेल्टा वी किस चीज की इक्वल आ गया, वी डेल्टा एस ओवर आर, वी डेल्टा एस ओवर आर, वहां पुट करेंगे, ये देखिए वी ये ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे आ जाएगा वी डेल्टा एस ओवर आर। यहाँ मैं यहाँ भी पुट करके आपको बता देता हूँ ताकि वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो आपको। ये देखिए ये वी इसका अपने वाला है, डेल्टा वी की जगह क्या लिखूंगा, वी डेल्टा एस ओवर आर, और ये डेल्टा एस यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा, वी स्क्वायर ओवर आर। इसको मैथ से मल्टीप्लाई करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन, ठीक है। और ये आप एंगुलर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मैथमेटिकल वे से ये सारा करना है। डायग्राम में जो मिस्टेक्स हो सकती थी वो मैंने बार बार बताई हैं, दोनों को आपने अच्छे तरीके से करना है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शुरू से लेकर आखिर तक 2 या 3 दफ़ा एटलीस्ट जो आपके पास डायग्राम है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है ये मैथमेटिकल स्टेप्स और ये वे आपको समझ आ गया होगा। ओके।